नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। दोस्तों, पर्यावरण की ये चौथी क्लास है और पिछली तीन क्लासों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में इकोसिस्टम और बायोटिक कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट के कितने टाइप हैं, उसके बाद टेम्परेचर पर आधा तक हमने प्रकाश डाल दिया था, मतलब कि उसकी तैयारी थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे बात करेंगे टेम्परेचर में जो बचा हुआ था, उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब की बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसी तरह से आगे चलेंगे। तो देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना प्यार ज़रूर देते रहें। इससे जो है और ज़्यादा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक अपना टेम्परेचर तक सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब आज का जो है वो यहाँ से शुरू होगा, डेली टेम्परेचर डिफरेंस। डेली टेम्परेचर डिफरेंस, अच्छा, ये इसको हम कहते हैं दैनिक तापांतर। एक दैनिक तापांतर होता है जो कि दिन का होता है और एक होता है वार्षिक तापांतर, मतलब कि जो पूरे साल में जो ताप का अंतर होता है उसे हम कहते हैं। आप सभी जानते हैं, जब सूर्योदय होता है उसी के साथ तापमान जो है वो बढ़ने लगता है और सूर्यास्त जैसे जैसे होता है तापमान धीरे धीरे घटना आरंभ हो जाता है। दोपहर में 12 बजे सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं, सीधी चमकती हैं। इसलिए क्या होता है कि उस समय अधिक गर्मी होनी चाहिए, लेकिन उस समय गर्मी अधिक नहीं होती है। उच्चतम तापमान जो है वो 12 बजे नहीं बल्कि 2 बजे से 4 बजे तक होता है। तो सबसे पहले तापांतर क्या होता है? तो दिन के उच्चतम एवं रात्रि के न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे दिन का उच्चतम तापमान कितना है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात का न्यूनतम तापमान क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का तापांतर हुआ? वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर हुआ ना। अगर और घट जाता है रात में तो वो तापांतर बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम तापांतर, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? कारण ये है कि जो धरातल पर आने वाले सूर्य तप है, सूर्य तप मतलब इंसोलेशन, इंसोलेशन को कहते हैं सूर्य तप। वो इंसुलेशन जो है पार्थिव ऊर्जा में बदलता है, टेरेस्ट्रियल एनर्जी, और इसको बदलने में क्या कर थोड़ा सा समय लगता है। और ये जो समय लगता है इसी वजह से 12 बजे जो दोपहर में धूप ज़्यादा होती है, लेकिन उस समय तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता है, उसके 2 से 4 घंटे के बाद ताप जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम उदाहरण तौर पे बात करें तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं पृथ्वी पर, वहां पर सूरज की किरणें साल भर सीधी ही पड़ती हैं। इसलिए वहां पर दैनिक तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। जैसे ध्रुवों की ओर आप जाते हैं, वहां पर सूरज की किरणें क्या है कि तिरछी पड़ने लगती है। मतलब जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा पड़ता है, एकदम सीधा पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर तापांतर ज़्यादा होता है। लेकिन इधर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं किरणें। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। इस वजह से यहाँ का तापांतर घटता जाता है। इसी वजह से ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगर हम बात करें दैनिक तापांतर के जो विशेषताएं हैं उनमें, तो जो समुद्र के किनारे के भाग होते हैं वहां पर दैनिक तापांतर बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर रात और दिन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग इक्वल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ डिग्री का अंतर होगा। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते हैं तापांतर क्या है? बढ़ता जाता है। फिर तापांतर जैसे 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जाएगा। रात में बहुत ज़्यादा ठंडी और दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन समुद्र के किनारे क्या होगा कि दिन में भी टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और रात में भी इर्द गिर्द ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जब आप मैदानों भाग जो होते हैं, जो मैदानी भाग हैं, उनकी अपेक्षा पहाड़ी भागों में देखें तो वहां पर तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। मैदानी भाग में की अपेक्षा
पहाड़ी भागों में तापांतर इसलिए अधिक होता है कि जो पहाड़ी भाग हैं वहां पर जैसे जैसे आपको हम पिछली क्लास में बताया था ना कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फियर में क्षोभ मंडल में ऊपर चलते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है घटता जाता है। इसीलिए पहाड़ी भागों में तापांतर थोड़ा अधिक होता है। तापांतर का मतलब होता है कि तापमान हम नहीं कह रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि दिन और रात में जो तापमान का अंतर होता है उसी को हम तापांतर कहते हैं। अब अगर आप गर्म एवं शुष्क मरुस्थल तथा बर्फ से ढके क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां भी तापांतर क्या होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। कि जो गर्म मरुस्थल होंगे वहां पर टेम्परेचर हो सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, लेकिन जो बर्फ से ढके क्षेत्र हैं वहां पर टेम्परेचर जीरो से भी कम होगा। तो 40-50 डिग्री का अंतर नहीं आ रहा है। इस तरह से आप देखिए कि जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर टेम्परेचर अगर आप देख लीजिए तो 15-20 सेंटीग्रेड, अगर मान लीजिए 15 सेंटीग्रेड है, लेकिन आप जब जो समुद्र से दूर क्षेत्र हैं वहां जाएंगे तो आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलेगा। तो अंतर कितना हुआ, सब अंतर बढ़ रहा है ना, 15-15 डिग्री के अंदर। और सिर्फ आप अगर रात और दिन की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी टेम्परेचर आप देखिए किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। यदि आकाश में बादल हो तो भी तापांतर कम होता है। जैसे अगर आकाश में बादल होंगे तो रात में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे दिन में आपका मान लीजिए कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, अब रात में बादल छाए हैं तो जो अंदर पृथ्वी पर गर्मी अवशोषित हुई है वो रात में विकिरण के द्वारा बाहर निकलेगी। अब अगर बादल छाए रहेंगे तो वो जो बाहर निकलेगी वो बादल में ही अवशोषित हो जाएगी। तो क्या होगा, फिर जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका दिन में था लगभग 32 या 33 डिग्री सेंटीग्रेड रात में रहेगा। तो तापांतर कम नहीं हुआ। इस तरह से आप देखिए प्रैक्टिकली आप कोई चीज सोचेंगे ना तो बहुत जल्दी से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं वार्षिक टेम्परेचर की तरफ। हाँ, तो वार्षिक जो तापांतर है ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो कर्क रेखा पर जनवरी में तापमान बहुत कम और मई जून के माह में तापमान बहुत ज्यादा होता है। कर्क रेखा ये क्या है, कर्क रेखा है। यहां पर अगर आप बात करेंगे जनवरी के माह में तो वहां पर तापमान, जैसे कि इस समय जो जनवरी का माह है तापमान देखिए बहुत कम है, और मई जून के माह में आप देखेंगे तो तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, 40 लगभग 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड अब तो टच करता है। तो इसीलिए गर्मी और ठंडी होती है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है। 6 माह तक गर्मी का आभास होगा, 6 माह तक आपको ठंडी का आभास होगा। तो इस तरह से हुआ ना, इसी को आप क्या कहेंगे, जनवरी और मई के अधिकतम ताप अंतर को ही वार्षिक ताप अंतर कहेंगे। मतलब 6 महीना 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाकी 6 महीना जब आप, जैसे आप जनवरी के माह में देखेंगे तो बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जैसे ही आप अंतर देख रहे हैं कितना है, जैसे आप मई जून में गए तो यहाँ पर 40 हो गया। तो कितना तापांतर है, इसी तापांतर को, जितना तापांतर है लगभग 25 डिग्री जो तापांतर है इसको हम क्या कहेंगे, वार्षिक तापांतर। ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 231/2 से डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है। झुके होने के कारण 6 माह उत्तरी भाग में उत्तरायण जिसे आप कहते हैं तथा 6 माह दक्षिणी भाग में जिसे आप दक्षिणायन कहते हैं सूर्य सीधा चमकता है। और इसीलिए क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है ना। उत्तरी भाग में 6 महीने और 6 महीने दक्षिणी भाग में, तो यही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठंडी गर्मी हो रही है। और ये सब पूरी जो क्रियाएं हैं वो किस वजह से होती हैं, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है इसकी वजह से ऐसा होता है। कर्क रेखा में पर जून में सूर्य सीधी किरण देता है तो दिसंबर में मकर रेखा पर सीधी किरण पड़ती है। मतलब कर्क रेखा पर जून में सीधी किरण
पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। और दिसंबर में मकर रेखा पर सीधी किरण पड़ती है, तो इसीलिए मकर रेखा पर गर्मी पड़ती है और कर्क रेखा पर ठंडी पड़ती है। तो ये ऐसे ही दोनों तरफ बदलता रहता है। जब कर्क रेखा पर गर्मी रहेगी तो मकर रेखा पर ठंडी रहेगी, मकर रेखा पर गर्मी रहेगी तो कर्क रेखा पर ठंडी रहेगी, इस तरह से। अब अगर इसके अब इसी वजह से आप देखेंगे तो जून में कर्क रेखा पर समर और दिसंबर जनवरी में विंटर होती है। इसकी विपरीत मकर रेखा पर दिसंबर जनवरी में ग्रीष्म ऋतु और जून में शीत ऋतु होती है। इन गर्म महीनों के उच्चतम ताप और ठंड महीनों के निम्नतम ताप को क्या कहते हैं? इन्हीं के अंतर को वार्षिक ताप अंतर कहते हैं। तो समझ गए ना आप? अब आपको विशेषताएं बताते हैं। वार्षिक ताप अंतर की विशेषताएं क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर तापमान एक सा रहता है। मतलब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर साल भर तापमान एक ही जैसा रहता है। इससे वार्षिक तापांतर क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम होता है कि पूरे साल जो है तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर तापांतर बहुत कम होता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ पर साल भर एक समान तापमान रहने के कारण तापांतर क्या होता है, कम होता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे कि आप बॉम्बे देख लीजिए, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर साल भर एक समान ताप रहता है, इसी कारण यहाँ पर तापांतर क्या होता है, कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण वार्षिक तापांतर अधिक होता है। पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि जो स्थल भाग होते हैं वो सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसको बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं, और बल्कि जो जलीय भाग हैं वो उनमें जो है बहुत ज़्यादा अवशोषण नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, भूभाग ज़्यादा गर्म रहता है और जो जलीय भाग होता है वो उतना गर्म नहीं रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग है वो जलीय ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर तापांतर क्या है, अधिक है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जलीय भाग की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत कम है। और इसी को क्या कहते हैं, वार्षिक तापांतर। ठीक है, अब देखिए आता है अब अगला टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो कि कल से हम पढ़ रहे हैं। अब ये अगले टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर दाब होता है, जैसे कि आपकी जो पृथ्वी है इस पर जो चारों तरफ से दाब पड़ रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल में मौजूद जो हवा है इसका अपना भार होता है, भार मतलब वेट। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इस वायु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर क्या है, खींचती है। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, जैसा कि पृथ्वी के कोर में, कोर मतलब पृथ्वी के अंदर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है, और यही तापमान, जो ये तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही चुंबकत्व क्रिएट करता है। इसलिए पृथ्वी एक चुंबक की तरह हो जाती है। आपको बता दें कि ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो कोर में पृथ्वी के तापमान होता है, ये तापमान जो है वो सूर्य के तापमान, जो सूर्य का बाहरी परत है, क्रोड सतह, उसके तापमान से लगभग लगभग बराबर या फिर आप अधिक कह सकते हैं। तो जो सूर्य की सतह है उसके बराबर का तापमान अगर यहाँ पर है तो कितना गुरुत्वाकर्षण होगा आप समझ सकते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, इसी वजह से जीवन है। इस तरह से वायुमंडल की ऊपरी हवा जो है वो परतों का दबाव, उनकी जो हवा की परतें हैं उनका दबाव कहाँ पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे पड़ता है, और यह जो दबाव है ऊपर से नीचे आते आते पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब या वायुदाब। और वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब
फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव या वायुदाब पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं होता है और ना ही ज़्यादातर क्षेत्रों में सारा साल मतलब पूरे साल एक जैसा रहता है। इसके तीन कारण हैं। पहला हाइट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा ग्रेविटेशनल पुल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहली बात करेंगे हम क्या, हाइट की। हाइट मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, वायुदाब घटता जाता है। जब वायुदाब नहीं रहता है तो इसीलिए आप सांस नहीं ले पाते। जैसे कि अगर आप पृथ्वी पर हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है और वायुदाब भी है, इसलिए आप सांस ले पाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वायुदाब क्या है, वो घटने लगेगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए वहाँ पर सब ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है क्योंकि भारी वायु की परतें जो हैं वो नीचे रह जाती हैं और आप ऊपर चले जा रहे हैं। 5.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा हो जाता है, मतलब 5। इसलिए जब आप जाते हैं पर्वतों पर बहुत ऊंचे, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया और माउंट एवरेस्ट जो है, चोटी जो है वहाँ की, तो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वायुदाब कम होता है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। और 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर 25% ही ताप ये वायुदाब रह जाता है। अब 25% वायुदाब रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लगभग 25 किलोमीटर के बाद वायुदाब ना के बराबर रहता है, मतलब रहता ही नहीं है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आगे देखते हैं। वायुदाब के ऊपर जो है प्लेन वगैरह उड़ना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है उससे। टेम्परेचर जो है, अब देखते हैं कि टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है। जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा गर्म होकर फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ कम वायुदाब होता है। मतलब जिस स्थान पर तापमान क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, अब हवा भी गर्म हो जाएगी, गर्म होके क्या होगी, फैल जाएगी। अब जिसी के कारण क्या होगा कि वहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा, तो भी आपको सांस लेने में क्या होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगा। जैसे कि अभी आप भाप लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर दीजिए पानी को और फिर भाप लीजिए आप, तो ज़्यादा देर तक भाप आप नहीं ले सकते, कुछ ही समय तक ले पाएंगे, फिर आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, वायुदाब वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके विपरीत जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर हवा का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण वायुदाब भी ज़्यादा होता है। जैसे कि तापमान अगर कम है तो वहाँ पर क्या होगा, हवा का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वायुदाब भी ज़्यादा रहेगा और फिर वहाँ पर वायुदाब का ये प्रभाव भी पड़ता है। सर्दियों के मौसम में वायुदाब ज़्यादा हो जाता है और गर्मियों के मौसम में वायुदाब कम होता है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो तीसरा है ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल। सभी वस्तुओं का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वायुदाब का भार भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पहले ही हमने बता दिया कि वायुदाब क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर, नहीं तो वायुदाब बिल्कुल ना होता। अब तापमान के सिवाय भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम और ध्रुवों पर ज़्यादा होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी है। ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा करीब है, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। जैसे कि पृथ्वी हमारी ऐसे है, दिखाते हैं, पृथ्वी हमारी ऐसे है, तो अगर आप ध्रुवों की बात करेंगे और ये उभार ज़्यादा है ऐसे, तो ये दूर है और बल्कि ये जो है ज़्यादा करीब है। ठीक है। तो ध्रुवों पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वो उभरे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ध्रुव जो है वो पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा करीब हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा दूर है, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो ये रही चीज़ें, जिसमें कि हमने कोशिश किया थोड़ा सा आपको समझाने का कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। अब अगर हम
डिटेल में बात करेंगे तो जो सीधी सीधी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल मेन चीज होता है। तो थोड़ा सा कल के जो वीडियो रहेगी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पहले पढ़ा जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, हैबिटेट्स पढ़ेंगे, मतलब कि आवास, हैबिटेट एंड नीस, आवास तथा आवास स्थान। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनुष्य और पर्यावरण का संबंध, और वो भी प्राचीन काल से वर्तमान तक के। ठीक है, पूरी चीज़ें कवर होंगी। तो अगली क्लास जो है वो फिर इसी टाइम पर अपलोड होगी। वैसे प्रयास रहेगा कि अगली क्लास जो है आप टाइम बदल दें, शाम को अपलोड हो। तो वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।